नमस्कार मित्रों। हम चर्चा कर रहे थे एजुकेशनल मैनेजमेंट के पुराने प्रश्न पत्रों की। उसी श्रृंखला में आज ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही एक टारगेट फिक्स करना है, चाहे वह टारगेट छोटा ही क्यों ना हो, और पूरे दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा देना। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। हम भी एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि किस प्रकार से हमें फर्स्ट ग्रेड के जो 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो लिया है एजुकेशनल मैनेजमेंट, जिसको आप स्कूल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता चल गई है कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आज बात करेंगे शिक्षा में नवाचार सब्जेक्ट की, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, जो भी इसके अंदर है। इसका पहला प्रश्न है, ये देखिए, स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2020। एक बात और है, स्कूल एजुकेशनल मैनेजमेंट एचएम में और आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में, दोनों में ही है। तो इसमें जितने भी पुराने प्रश्न एचएम में भी आए हैं वो भी देखेंगे और आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में आए हैं वो भी देखेंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न की। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। जो शैक्षिक सेवाओं के लिए जो समर्पित है वो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, कलाम सेट, प्रथम उपग्रह, स्वयं फर्स्ट और एडुसेट। इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वह है एडुसेट। अब इससे जुड़ी और भी बातें हमें थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि एडुसेट को G3 G सेट 3 भी कहा जाता है, या ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि G सेट 3 भी कहा जाता है किसको? एजुसेट को। उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये प्रश्न क्या बोल रहा है। सही नहीं है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को अंडरलाइन करें कि कौन सा सही नहीं है। अब बात करते हैं, पहला ऑप्शन है, एडुसेट मुख्य रूप से विद्यालय, महाविद्यालय तथा उच्च स्तर की शिक्षा की संबद्धता के प्रदान हेतु करने हेतु है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, एडुसेट का कार्य अनौपचारिक शिक्षा तथा विकासात्मक संप्रेषण को सहायता प्रदान करना है। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है, एडुसेट भारतीय उपग्रह है जो विधिक रूप से शिक्षा की सेवा हेतु है। ये भी बिल्कुल सही है। और एडुसेट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र केंद्रित अवस्था है, ये केवल शहरों के लिए नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा डी। एक चीज़ ध्यान रखें कि भारतीय G सेट 3 है जिसे हम एजुसेट बोलते हैं, भारतीय G सेट 3 जो है जिसे हम एजुसेट बोलते हैं, वह एक संचार उपग्रह है। और इसको कब लॉन्च किया गया, इसकी डेट भी थोड़ा सा ध्यान रखें, 20 सितंबर 2004 को। 20 सितंबर 2004 को इसे एजुसेट को या G सेट 3 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही है? निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने के कालक्रम पहले के बाद में रखो। यानी जो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने छोड़े हैं, जिन जिन को लॉन्च किया है, उनका क्रम देखना है। और ये प्रश्न आया था स्कूल व्याख्याता 2011 में। अब देखिए, पहला दे रखा है इन्होंने इनसेट A1, कल्पना, एडुसेट और G सेट 2। एडुसेट का नाम G सेट 3 है, ये G सेट 2 अलग है। पहले और बाद के क्रम में हमें इसको सही तरीके से सेट करना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए, सी, यानी A B D C। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये जो इनसेट A1 है, इसको लॉन्च किया गया था 10 अप्रैल 1982 में। आप डेट थोड़ा सा ध्यान में रखें कि 10 अप्रैल 1982 में। उसके बाद कल्पना को, सॉरी, उसके बाद ये ऑप्शन अपना, उसके बाद कल्पना को सेट किया गया। तो कल्पना का है 12 सितंबर 2002, 12 सितंबर 2002 को। फिर है डी, डी यानी G सेट 2 को लॉन्च किया गया, और G सेट 2 की डेट है 8 मई 2003। G सेट 2 की क्या डेट है? 8 मई 2003। और अपना अगला है एडुसेट 3, एडुसेट यानी G सेट 3, इसको लॉन्च किया गया 20
सितंबर 2004। मैं आपको इसकी डेट एक बार फिर बता देता हूँ, आप थोड़ा नोट कर लें कि इनसेट 1 की जो डेट है वो है 10/4/82 यानी 1982 में, 10 अप्रैल 1982। फिर आता है कल्पना। कल्पना को जो सेट किया गया वो किया गया 12 सितंबर 2002 को। उसके बाद जी सेट 2 को लॉन्च किया गया और जी सेट 2 को लॉन्च करने की डेट है 8 मई 2003। और अंत में एडुसेट या जी सेट 3 जिसे हम बोलते हैं उसको लॉन्च किया गया 20 सितंबर 2004 को। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और ध्यान में रखें कि भारत का जो पहला उपग्रह है वह आर्यभट्ट है, जो 1975 में रूस के सहयोग से लॉन्च किया गया या स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कौन से वर्ष में डीडी ज्ञान दर्शन फर्स्ट प्रारंभ किया गया, यानी ज्ञान दर्शन प्रथम कब प्रारंभ किया गया? ये आया है स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2020 में। तो ये प्रारंभ किया गया 1997 में। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये ज्ञान दर्शन प्रथम है, फिर ज्ञान दर्शन सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया और फिफ्थ भी आया है। ये जो है ये कंटिन्यू चल रहा है। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि भाई सामान्य जो स्कूल या कॉलेज हैं उनको, जितने भी उनके विद्यार्थी हैं उनको लाभ पहुंचाने का इनका जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1997 में। अगला प्रश्न की है हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि ज्ञानवाणी एक है। अब ये देखिए स्कूल व्याख्याता 2018 के ग्रुप सी में आया, यानी ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी क्या है? ज्ञानवाणी एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्ञान दर्शन जो है वो टीवी यानी एक ऐसा दूरदर्शन नाम से जान सकते हैं हम उसको, और यह एक रेडियो चैनल है ज्ञानवाणी। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अपना ज्ञानवाणी है, ये भी आया है स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2020 में। उपग्रह आधारित दूरदर्शन चैनल, तो दूरदर्शन चैनल तो हो ही नहीं सकता। एफएम रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं। व्यक्तिगत टीवी चैनल का एक नेटवर्क, ये टीवी वाला भी नहीं हो सकता। मनोरंजन चैनल का नेटवर्क है, मनोरंजन भी नहीं हो सकता। जो हमारा आंसर है वो है एफएम रेडियो चैनल। ज्ञानवाणी एफएम रेडियो चैनल है और ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा एक क्रम विकास की दृष्टि से सही है? स्कूल व्याख्याता 2011 में ये फिर क्रम पूछ रहा है। आपको क्रमों का ध्यान होना चाहिए कि कौन सा क्रम क्या है। अभी एक बार फिर इसने क्रम पूछा है। इसने पूछा है ई मित्र, आईसीटी, ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस। हमें इसको क्रम से जमाना है। तो ये देखिए सबसे पहले आईसीटी आना चाहिए, उसके बाद ई गवर्नेंस आएगा और 3 नंबर पे दूसरे नंबर पे ई गवर्नमेंट आएगा, 3 नंबर पे ई गवर्नेंस और चौथे नंबर पे ई मित्र आएगा। हम इसको देख लेते हैं ये कहाँ है। 2, 3, 4 और 1, तो हमारा आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। यही इसका क्रम है, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्न युग्मों या जोड़ों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता है? यानी 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। स्कूल व्याख्याता 2011 में आया है। ई गवर्नेंस भागीदारी, ये तो बिल्कुल सही है। ई गवर्नेंस परिणाम, ये भी बिल्कुल सही है। ई गवर्नमेंट निर्णय, ये भी सही है। ई गवर्नमेंट प्रक्रिया, ई गवर्नमेंट में नहीं आएगी। प्रक्रिया जो है वो ई गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये अपना आंसर गलत हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। निम्न में से कौन सा लक्ष्य या टारगेट समूह सम्मिलित है? यह आया है 2018 में। इस चीज़ को ध्यान रखें। सरकार, नागरिक, व्यापार या लाभार्थी समूह या उपरोक्त सभी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि आईसीटी जो सूचना और संप्रेषण तकनीकी है इसका प्रयोग सब करते हैं। सरकार है, व्यापार लाभार्थी के है, नागरिकों के लिए। इसका मतलब इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP आरंभ की गई?
ये आया स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2020 में। किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो हमारा जो आंसर है वह है 2006 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है उसकी चर्चा करनी है। देखिए, ई गवर्नेंस का उपयोग, यानी किसके बारे में पूछ रहा है? ई गवर्नेंस के उपयोग के लिए पूछ रहा है स्कूल व्याख्याता 2011 में। इससे हर बार प्रश्न बन रहा है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना है। पहला ऑप्शन है मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार लाएगा, बिल्कुल सही है। उनके कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा, ये भी सही है। अगला ऑप्शन जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा तथा सामाजिक आर्थिक भेद को समाप्त करेगा, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि सरकार को समांग को उजागर कर जनता को स्वार्थ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न के मुताबिक वो डी सही आंसर है, क्योंकि ये ई गवर्नेंस के बारे में ये सही नहीं है, जनता को स्वार्थ प्राप्त कराने में कुछ भी नहीं करेगा। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? स्कूल व्याख्याता 2011 ई मित्र से संबंधित है, यानी ई गवर्नेंस, ई मित्र, ई गवर्नमेंट, इनमें से प्रश्न जरूर आता है। सही नहीं है पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान। ई गवर्नेंस की परियोजना है, ये तो सही है, ई मित्र ई गवर्नेंस की ही परियोजना है। ग्रामीण क्षेत्र केंद्रीय परियोजना, ये केवल ई मित्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट है। फिर भी दो और देखें तो मोहल्ले के लोगों के लिए है, सही है। साधारण लोगों के लिए है, ये भी सही है। इसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? HM संस्कृत 2021 में आया है। तो अब राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी, अभी जो महामारी चल रही है जिसे हम कोरोना बोलते हैं, इस अवधि में बच्चों को घर से पढ़ने की जो सुविधा प्रदान की गई है उस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उस कार्यक्रम का जो नाम है वो स्माइल कार्यक्रम है। स्माइल कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर से पढ़ने की चल रही है। एक आता है दीक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस एप्लीकेशन का निर्माण किया गया। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न, उसकी बात कर लेते हैं। स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? स्कूल को गोद लेने के लिए या HM संस्कृत 2021, कौन सा पोर्टल सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? तो वह है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प जो पोर्टल है वो स्कूल को गोद लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ज्ञान संकल्प। उसके बाद बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की, कि स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है, यानी स्माइल का पूरा नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, ये इसका पूरा नाम है। कि स्कूल ई लर्निंग जो है स्माइल, उसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। इस प्रकार से हमने जो ये पुराने प्रश्न देखे हैं, अब हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अब हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है। यानी इस टॉपिक से, इस यूनिट से हर बार प्रश्न आए हैं, तो आपको इसकी बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनका जो क्रम है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक तो ई प्रशासन वाला क्रम, और एक जो उपग्रह शिक्षा से जो संबंधित उपग्रह है ना, जैसे इनसेट 1 हो गया, इनसेट 3 था, कल्पना था, जीसेट 2 था, और एडुसेट था जिसे हम जीसेट 3 बोलते हैं, जीसेट 14 है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि 5 जनवरी 2014 को एक एडुसेट की जगह नया उपग्रह लॉन्च कर दिया, उसका नाम था GSAT-4, क्योंकि 3 तो पहले ही था, उसकी जगह ही तो स्थापित किया, तो उसका नाम हो गया GSAT-4। और ये कब तक काम करेगा? ये 12 वर्ष तक काम करेगा, अर्थात 2026 तक ये काम करेगा। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, चाहे सब्जेक्ट उनका कौन सा भी हो, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में आएगा, इसके 15 प्रश्न आएंगे, यानी 30 नंबर का पेपर होगा। अगर इसको अच्छे से पढ़ा, हमारे साथ जुड़े रहे, तो यकीन मानिए
27 या 28 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अगर सही से पढ़ते हैं आप, जिस प्रकार से हमारे को आपको दिशा निर्देश दिया जाता है उस प्रकार से अगर आपने तैयारी की तो 30 में से 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।